दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके चारों ओर लगी पाबंदियां केवल कानून नहीं, चेतावनी जैसी लगती हैं। वहां पहुंचने की जिद इंसान को सच के करीब ले जा सकती है, लेकिन शायद वापस लौटने का रास्ता न दे। आज हम उन 10 जगहों की तरफ बढ़ेंगे जहां खामोशी के पीछे छिपा खतरा आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, मौत की सीमा। हिंद महासागर के शांत और नीले पानी के बीच मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दूर से किसी स्वर्ग जैसे द्वीप की तरह दिखाई देता है। घने हरे जंगल, साफ समुद्र और दुनिया की भीड़ से पूरी तरह कटा हुआ भूभाग, लेकिन इसकी सुंदरता के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य सीमा मौजूद है जिसे पार करने की कोशिश कई बार जानलेवा साबित हुई है। इस द्वीप पर सेंटिनली जनजाति रहती है, जिसे दुनिया के सबसे अलग थलग समुदायों में गिना जाता है। उन्होंने हजारों वर्षों से बाहरी दुनिया से लगभग हर तरह का संपर्क अस्वीकार किया है। भारत सरकार ने द्वीप के चारों ओर लगभग 6 मील का प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया हुआ है। बिना अनुमति यहां नाव ले जाना, उतरना या जनजाति से संपर्क करने की कोशिश करना गैर कानूनी है। यह प्रतिबंध केवल बाहरी लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है, यह सेंटिनली लोगों को उन बीमारियों से बचाने के लिए भी जरूरी है जिनके खिलाफ उनके शरीर में आधुनिक मनुष्यों जैसी प्रतिरोधक क्षमता शायद न हो। साधारण सर्दी या संक्रमण भी उनके पूरे समुदाय के लिए विनाशकारी बन सकता है। समय समय पर कुछ नावें गलती से द्वीप के आसपास पहुंची हैं। ऐसी घटनाओं में सेंटिनली लोगों को समुद्र तट पर तीर कमान के साथ खड़े देखा गया। उनका संदेश हमेशा स्पष्ट रहा है, दूर रहो। वे बाहरी वस्तुओं, भाषा, तकनीक और सहायता को भी आसानी से स्वीकार नहीं करते। यह व्यवहार केवल आक्रामकता नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता की रक्षा करने का तरीका भी हो सकता है। साल 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी ने प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए मछुआरों की सहायता से द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की। वह जनजाति से संपर्क करके अपने धार्मिक विचार बताना चाहता था। चेतावनी मिलने के बाद भी उसने दोबारा द्वीप में प्रवेश किया और फिर कभी जीवित वापस नहीं लौटा। इस घटना ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि नॉर्थ सेंटिनल कोई पर्यटन स्थल नहीं है। लेकिन इस द्वीप का सबसे बड़ा रहस्य केवल यहां रहने वाले लोगों का स्वभाव नहीं है। असली सवाल यह है कि वे कितने समय से यहां रह रहे हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनके धार्मिक विश्वास क्या हैं और वे अपनी दुनिया को किस रूप में देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर शायद उनके जंगलों के भीतर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जानने की कोशिश ही उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। उपग्रहों से दिखाई देने वाला यह छोटा सा द्वीप आधुनिक दुनिया के मानचित्र पर मौजूद होकर भी उससे बाहर है। वहां न सड़कें हैं, न अस्पताल, न बिजली और न ऐसा कोई संकेत कि उसके निवासी बाहरी सभ्यता का हिस्सा बनना चाहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल के चारों ओर बनाई गई सीमा इसलिए डरावनी नहीं कि उसके अंदर कोई अनदेखा राक्षस रहता है। वह इसलिए डरावनी है क्योंकि सीमा के दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। नंबर 2, पेरिस कैटाकॉम्ब्स, मुर्दों की भूल भुलैया। पेरिस की चमकती सड़कों, भव्य इमारतों और भीड़ भरे कैफे के नीचे एक दूसरी दुनिया फैली हुई है। जमीन से लगभग 5 मंजिल नीचे मौजूद इस अंधेरी दुनिया को पेरिस कैटाकॉम्ब्स कहा जाता है। यहाँ लाखों इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां दीवारों की तरह सजा कर रखी गई हैं। अनुमान है कि इस भूमिगत व्यवस्था में 60 लाख से अधिक लोगों के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन पर्यटक जिस हिस्से को देख पाते हैं वह इसकी असली गहराई का बेहद छोटा भाग है। 18वीं शताब्दी के दौरान पेरिस के कब्रिस्तान जरूरत से अधिक भर चुके थे। कई कब्रिस्तानों से सड़ांध, बीमारी और प्रदूषण फैलने लगा था। तब अधिकारियों ने पुराने भूमिगत पत्थर के खदान मार्गों में मानव अवशेष पहुंचाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में हड्डियों से भरी गाड़ियां शहर से गुजरती और मृतकों के अवशेष धरती के नीचे जमा किए जाते। धीरे धीरे खाली खदानें एक विशाल मृत नगर में बदल गईं।
आज पेरिस के नीचे सुरंगों का जाल लगभग 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ माना जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए केवल एक छोटा और नियंत्रित मार्ग ही खोला गया है। बाकी सुरंगों में प्रवेश करना गैर कानूनी और बेहद खतरनाक है। कई मार्ग संकरे हैं, कुछ पानी से भरे रहते हैं और कई सुरंगें अचानक बंद दीवारों या गहरे गड्ढों के सामने समाप्त हो जाती हैं। वहां मोबाइल का संकेत नहीं मिलता और एक जैसी दिखने वाली दीवारें दिशा का अनुमान बिगाड़ देती हैं। इसके बावजूद कुछ लोग गुप्त रास्तों से इन सुरंगों में प्रवेश करते हैं। उन्हें कैटाफाइल कहा जाता है। उन्होंने जमीन के नीचे छिपे कमरे, पुराने बंकर, चित्रकारी और गुप्त बैठक स्थल बनाए हैं। पुलिस की एक विशेष इकाई इन अवैध गतिविधियों पर नजर रखती है, लेकिन भूमिगत जाल इतना विशाल है कि उसके हर हिस्से की निगरानी लगभग असंभव है। इस जगह का सबसे अनसेटलिंग अनुभव उसकी खामोशी है। ऊपर लाखों लोग चल रहे होते हैं, वाहन दौड़ रहे होते हैं और रोशनी से भरा शहर जीवित रहता है। ठीक उसी समय नीचे अंधेरे में लाखों मृतकों की हड्डियां शांत पड़ी रहती हैं। कई दीवारों पर खोपड़ियों को विशेष आकारों में लगाया गया है, मानो मृत्यु को भी किसी वास्तुकला में बदल दिया गया हो। कैटाकॉम्ब्स के भीतर रास्ता भटकना केवल कल्पना नहीं, वास्तविक खतरा है। अंधेरे में समय का अंदाजा समाप्त होने लगता है। बैटरी खत्म हो जाए, पानी कम पड़ जाए या किसी कमजोर सुरंग का हिस्सा गिर जाए तो मदद पहुंचना बेहद कठिन हो सकता है। जिन रास्तों का कोई आधिकारिक नक्शा उपलब्ध नहीं है, उनमें एक गलत मोड़ इंसान को शहर के नीचे मौजूद ऐसी जगह ले जा सकता है जहां वर्षों से किसी ने कदम न रखा हो। पेरिस कैटाकॉम्ब्स की असली भयावहता हड्डियों की संख्या में नहीं है। वह इस तथ्य में है कि आज भी किसी को पूरी तरह नहीं पता कि इस भूल भुलैया में कितने बंद कक्ष, खोए हुए रास्ते और अनदेखे क्षेत्र मौजूद हैं। पेरिस के नीचे छिपा यह मृत साम्राज्य हर रात वहीं रहता है, शहर के जीवित लोगों से कुछ मीटर नीचे, लेकिन उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग। नंबर 3, पोवेग्लिया आइलैंड, मौत की मिट्टी। इटली के वेनिस लेगून में मौजूद पोवेग्लिया द्वीप आकार में बहुत बड़ा नहीं है। दूर से देखने पर यहाँ पेड़, पुरानी इमारतें और शांत पानी दिखाई देता है, लेकिन इसके इतिहास ने इस छोटे भूभाग को यूरोप की सबसे भयावह और प्रतिबंधित जगहों में शामिल कर दिया है। सदियों तक यह द्वीप बीमारी, निर्वासन, मृत्यु और सामाजिक भय से जुड़ा रहा। आज भी आम लोगों को यहाँ स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति नहीं है। जब यूरोप में प्लेग जैसी महामारियां फैलीं, तब पोवेग्लिया को संक्रमित और संदिग्ध लोगों को अलग रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। बीमार लोगों को उनके परिवारों और शहरों से दूर इस द्वीप पर भेज दिया जाता था। उनमें से बहुत से लोग जानते थे कि द्वीप तक की यात्रा उनका अंतिम सफर हो सकती है। चिकित्सा सुविधाएं बेहद सीमित थीं और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मृत शरीरों को बड़े गड्ढों में जलाया या दफनाया जाता था। कई विवरणों में दावा किया जाता है कि द्वीप की मिट्टी में आज भी जली हुई मानव राख की बड़ी मात्रा मिली हुई है। इस दावे की सही मात्रा पर विवाद है, लेकिन यह निश्चित है कि पोवेग्लिया लंबे समय तक सामूहिक मृत्यु का स्थान रहा। जमीन के कुछ हिस्सों में खुदाई के दौरान मानव अवशेष मिलने की बातें भी सामने आती रही हैं। यही कारण है कि यहाँ की साधारण मिट्टी भी लोगों के लिए इतिहास की राख जैसी महसूस होती है। बाद के समय में यहाँ एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया। इस अस्पताल से विवादित उपचारों, मरीजों की खराब परिस्थितियों और कठोर व्यवहार की कहानियां जुड़ी हुई हैं। हालांकि लोकप्रिय कथाओं में कई बातें बढ़ा चढ़ाकर भी बताई जाती हैं, फिर भी वीरान अस्पताल के टूटे कमरे, जंग लगे दरवाजे और खाली गलियारे द्वीप के वातावरण को और अधिक असहज बना देते हैं। पोवेग्लिया का पुराना घंटाघर दूर से दिखाई देता है। कभी यह द्वीप की पहचान रहा होगा, लेकिन अब उसकी खामोश आकृति किसी निगरानी करने वाले प्रहरी जैसी लगती है। हवा और समुद्री नमी ने इमारतों को कमजोर कर दिया है। कई दीवारें गिरने की स्थिति में हैं। फर्श
टूट चुके हैं और जंगली वनस्पति पूरे परिसर को निगलती जा रही है। इसी संरचनात्मक खतरे के कारण भी यहां प्रवेश प्रतिबंधित है। स्थानीय नाविकों और मछुआरों में इस द्वीप को लेकर कई डरावनी मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसके पास जाने से बचते हैं, लेकिन पोवेग्लिया का वास्तविक इतिहास ही इतना भयानक है कि उसे डरावना बनाने के लिए किसी काल्पनिक कहानी की जरूरत नहीं पड़ती। हजारों बीमार लोग, सामूहिक कब्रें, अलगाव और वर्षों तक छोड़ी गई इमारतें, ये तथ्य स्वयं वातावरण को भारी बना देते हैं। आज द्वीप लगभग निर्जन पड़ा है। वेनिस के व्यस्त पर्यटन मार्ग इसके पास से गुजरते हैं, लेकिन अधिकतर नावें यहां नहीं रुकती। यह विरोधाभास इसे और रहस्यमयी बनाता है। कुछ दूरी पर दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक मौजूद है, जबकि उसके सामने पानी के बीच एक ऐसा द्वीप खड़ा है जिसे लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। पोवेग्लिया के भीतर आखिर कितने लोगों को दफनाया गया, अस्पताल में वास्तव में क्या हुआ और उसकी मिट्टी के नीचे कितनी परतों में मानव इतिहास छिपा है, इन सवालों के पूरे उत्तर शायद कभी सामने न आए। द्वीप की सबसे भयानक बात यही है कि वहां की खामोशी खाली नहीं है। उसके नीचे एक ऐसा इतिहास दबा है जिसे दुनिया ने अलग करके भूल जाना अधिक आसान समझा। नंबर 4, एज्योर गुआनाइन पैविलियन, लहरों में कैद। चीन की विशाल यांगत्जी नदी अपने साथ केवल पानी नहीं बल्कि ऐसी शक्ति लेकर बहती है जिसने सदियों में शहरों, खेतों और अनेक संरचनाओं को बदल दिया। इसी शक्तिशाली नदी के बीच एक छोटा सा प्राचीन मंडप खड़ा है जिसे एज्योर गुआनाइन पैविलियन के नाम से जाना जाता है। यह किसी सामान्य किनारे या द्वीप पर नहीं बना। इसकी नींव नदी में मौजूद एक डूबी हुई चट्टानी रीफ पर टिकी हुई है जिसे जियाओलोंग कहा जाता है। लगभग 700 वर्षों से यह मंडप तेज धाराओं, बाढ़ और बदलते जलस्तर के बीच खड़ा है। पानी बढ़ने पर इसका निचला हिस्सा पूरी तरह गायब हो जाता है और ऊपर दिखाई देने वाली इमारत ऐसी लगती है जैसे वह सीधे नदी की सतह से निकल रही हो। जब जलस्तर घटता है तब नीचे मौजूद असमान चट्टानी आधार दिखाई देने लगता है। वह आधार किसी विशाल जीव की पीठ जैसा लगता है जिसने अपने ऊपर इस संरचना को संभाल रखा हो। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने इतनी शक्तिशाली नदी के बीच निर्माण कैसे किया होगा। आज भी नदी के तेज प्रवाह में नाव को स्थिर रखना आसान नहीं है, लेकिन सदियों पहले बिना आधुनिक क्रेन, मोटर चालित मशीनों और मौसम संबंधी तकनीक के वहां पत्थर, लकड़ी और अन्य सामग्री पहुंचाई गई। निर्माण के दौरान मजदूर कहां खड़े होते होंगे, नींव कैसे जमाई गई होगी और पानी के दबाव का अनुमान किस प्रकार लगाया गया होगा। इन प्रश्नों का कोई सरल उत्तर नहीं है। मंडप का क्षेत्र बहुत सीमित है और चारों ओर केवल पानी दिखाई देता है। बाढ़ के मौसम में यांगत्जी की धाराएं बेहद उग्र हो सकती हैं। तेज पानी अपने साथ लकड़ी, पत्थर और मलबा लेकर आता है। ऐसी स्थिति में नदी के बीच मौजूद किसी भी संरचना पर लगातार टक्कर और दबाव पड़ता है। फिर भी यह मंडप अनेक विनाशकारी बाढ़ों के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज इस स्थान की सुरक्षा के लिए नावों का पास आना और वहां रुकना प्रतिबंधित है। आम पर्यटक अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यह प्रतिबंध केवल धार्मिक सम्मान के कारण नहीं, बल्कि नदी की खतरनाक परिस्थितियों और प्राचीन ढांचे की नाजुक अवस्था के कारण भी है। एक छोटी दुर्घटना में नाव चट्टानों से टकरा सकती है या तेज धारा में बह सकती है। किसी व्यक्ति का पानी में गिरना लगभग निश्चित रूप से गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। दूर से देखने पर यह मंडप बेहद शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे लगातार बहता पानी कभी शांत नहीं होता। नदी हर क्षण उसकी नींव को छूती, काटती और जांचती रहती है। ऐसा लगता है जैसे 700 वर्षों से यांगत्जी इस निर्माण को गिराने की कोशिश कर रही है और मंडप हर बाढ़ के बाद फिर उसी जगह दिखाई देता है। इसके धार्मिक महत्व ने भी इसे रहस्य की एक अलग परत दी है। गुआनाइन को करुणा और संरक्षण से जुड़ा माना जाता है। नदी के बीच स्थित यह मंडप
शायद यात्रियों और नाविकों के लिए आशा का प्रतीक रहा होगा। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि जिस स्थान को सुरक्षा का प्रतीक माना गया, वहां पहुंचना स्वयं जीवन को खतरे में डाल सकता है। एज्योर गुआनिन पैविलियन का रहस्य किसी छिपे कमरे या अनदेखी सुरंग में नहीं है। उसका पूरा रहस्य सबके सामने खड़ा है। एक छोटी प्राचीन इमारत उस नदी के बीच कैसे बची हुई है जिसने अपने किनारों पर बनी विशाल संरचनाओं को मिटा दिया। शायद प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने नदी के व्यवहार को हमारी कल्पना से कहीं बेहतर समझा था, या फिर यह मंडप केवल सही पत्थर, सही दिशा और असाधारण भाग्य के कारण आज तक खड़ा है। नंबर 5, माउंट हुआशान प्लैंक वॉक, मौत के तख्ते। चीन का माउंट हुआशान सदियों से धार्मिक साधना और खतरनाक यात्राओं के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंची, सीधी और नुकीली पर्वत चोटियां दूर से ही मनुष्य को छोटा महसूस कराती हैं, लेकिन इस पर्वत का सबसे भयावह हिस्सा वह संकरा मार्ग है जिसे प्लैंक वॉक कहा जाता है। यहां पहाड़ की सीधी दीवार पर लकड़ी के कुछ तख्ते लगाए गए हैं और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खुली खाई मौजूद है। इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपने पैरों के नीचे पूर्ण जमीन महसूस नहीं करता। तख्तों की चौड़ाई इतनी सीमित है कि 2 लोग आसानी से एक दूसरे को पार नहीं कर सकते। यात्री पहाड़ की दीवार से लगी जंजीरों या सुरक्षा उपकरणों को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नीचे देखने पर जंगल, चट्टानें और घाटियां इतनी दूर दिखाई देती हैं कि गहराई का सही अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार लगभग 700 वर्ष पहले एक ताओवादी साधक ने इस पहाड़ी दीवार में रास्ता तैयार किया था। इसका उद्देश्य मनोरंजन या रोमांच नहीं, बल्कि साधना और एकांत तक पहुंचना था। संभव है कि उस समय यह मार्ग आज के तख्तों से भी अधिक कठिन रहा हो। प्राचीन साधकों के लिए खतरे से भरा यह सफर आध्यात्मिक परीक्षा जैसा रहा होगा, जहां हर कदम शरीर के भय और मन की स्थिरता के बीच संघर्ष बन जाता था। माउंट हुआशान पर मौसम तेजी से बदल सकता है। कुछ ही समय में साफ आसमान घने कोहरे से भर जाता है। तेज हवा शरीर का संतुलन बिगाड़ सकती है। बारिश लकड़ी के तख्तों को फिसलन भरा बना देती है और ठंड में सतह पर बर्फ जम सकती है। इन परिस्थितियों में मार्ग बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक छोटी भूल का परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। आज सुरक्षा के लिए हार्नेस और धातु की केबलें मौजूद हैं, लेकिन वे भय समाप्त नहीं करती। जैसे ही व्यक्ति खड़ी चट्टान पर कदम रखता है, सामने केवल संकरा तख्ता और दूसरी तरफ खाली हवा होती है। सुरक्षा रस्सी मौजूद होने के बावजूद शरीर स्वाभाविक रूप से हर कदम का विरोध करता है। हाथ जंजीर को अधिक कसकर पकड़ने लगते हैं और नीचे दिखाई देती गहराई मन में एक ही प्रश्न पैदा करती है, प्राचीन लोग यहां बिना आधुनिक सुरक्षा के कैसे चलते होंगे? यह रास्ता पूरे माउंट हुआशान तक पहुंचने का अनिवार्य मार्ग नहीं है। बहुत से लोग केवल चुनौती का अनुभव करने के लिए इसे चुनते हैं, लेकिन पर्वत का धार्मिक इतिहास बताता है कि कभी यहां आने का अर्थ अपनी सीमाओं को जानना और दुनिया से पूरी तरह अलग होना था। चट्टान से चिपका यह मार्ग शायद जानबूझकर इतना कठिन बनाया गया था ताकि केवल दृढ़ मन वाला व्यक्ति ही उस एकांत तक पहुंच सके। प्लैंक वॉक से जुड़ी दुर्घटनाओं के बारे में अनेक अपुष्ट कहानियां प्रचलित हैं। वास्तविक घटनाओं की सही संख्या स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसका खतरा कल्पना नहीं है। पुरानी लकड़ी, अचानक बदलता मौसम, ऊंचाई से होने वाली घबराहट और मानवीय भूल, ये सभी वास्तविक कारण हैं। इस स्थान का रहस्य यह नहीं कि रास्ते के अंत में क्या है। असली रहस्य यह है कि इंसान ने पहली बार इस खड़ी दीवार पर रास्ता बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की। नीचे सुरक्षित घाटियां थीं, लेकिन किसी ने पर्वत की लगभग असंभव सतह चुनकर वहां लकड़ी के तख्ते लगाए। शायद उनके लिए मृत्यु का भय उस सत्य से छोटा था जिसकी खोज वे पहाड़ की चोटी पर कर रहे थे। नंबर 6, सगाड़ा हैंगिंग कॉफिन्स, चट्टानों पर कब्रें। फिलीपींस के सगाड़ा क्षेत्र में ऊंची चट्टानों को ध्यान से देखने पर लकड़ी के छोटे बक्से दिखाई देते हैं।
पहली नजर में वे किसी पुराने निर्माण का हिस्सा लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे ताबूत हैं। इन्हें चट्टानों पर कई फीट ऊपर लकड़ी और धातु के सहारों से टिकाया गया है। कुछ ताबूत गुफाओं के भीतर रखे गए हैं, जबकि अनेक सीधे खड़ी दीवारों पर लटके दिखाई देते हैं। यह परंपरा स्थानीय इगोरोट समुदाय से जुड़ी हुई है। उनके विश्वास के अनुसार मृत व्यक्ति को जमीन के नीचे दबाने के बजाय ऊंचाई पर रखना उसे पूर्वजों और आध्यात्मिक संसार के करीब पहुंचाता है। ऊंची जगह पर रखे ताबूत शव को जानवरों, बाढ़ और जमीन की नमी से भी बचाते थे। लेकिन इस परंपरा का धार्मिक अर्थ केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं था। ऊंचाई सम्मान, आत्मा की यात्रा और पूर्वजों से निकटता का प्रतीक भी मानी जाती थी। कई पुराने ताबूत सामान्य ताबूतों की तुलना में काफी छोटे हैं। इसका कारण मृत शरीर को भ्रूण जैसी मुद्रा में बैठाना था। स्थानीय मान्यता के अनुसार मनुष्य जिस स्थिति में दुनिया में आता है, उसी स्थिति में उसे दुनिया से विदा होना चाहिए। शरीर को मोड़कर बांधा जाता और छोटे लकड़ी के ताबूत में रखा जाता। आज की दृष्टि से यह प्रक्रिया असामान्य लग सकती है, लेकिन समुदाय के लिए यह जीवन के चक्र को पूरा करने का पवित्र तरीका था। सबसे कठिन हिस्सा ताबूत को चट्टान तक पहुंचाना रहा होगा। पीढ़ियों पहले न आधुनिक क्रेन थी, न मजबूत रस्सियों की व्यवस्था और न सुरक्षित पर्वतारोहण उपकरण। समुदाय के लोग खड़ी चट्टानों पर चढ़कर सहारे लगाते और ताबूत ऊपर पहुंचाते थे। इस दौरान एक छोटी भूल ताबूत उठाने वालों के जीवन को भी खतरे में डाल सकती थी। समय के साथ कुछ लकड़ी के ताबूत टूट गए हैं। पहाड़ी वर्षा, नमी, हवा और धूप ने उन्हें कमजोर किया है। कई जगह हड्डियां और पुराने ताबूतों के हिस्से गुफाओं या चट्टानों के नीचे दिखाई दे सकते हैं। इसलिए इन स्थानों तक बिना स्थानीय मार्गदर्शक पहुंचना खतरनाक और सांस्कृतिक रूप से अपमानजनक भी माना जाता है। आज कुछ सीमित परिवार अभी भी इस परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन पहले की तुलना में यह बहुत कम हो गया है। अधिकतर आधुनिक दफन व्यवस्थाओं को अपनाया जा चुका है। फिर भी सगाड़ा की चट्टानें सैकड़ों वर्षों पुरानी इस परंपरा का प्रमाण संभाले हुए हैं। हर ताबूत किसी व्यक्ति, परिवार और समुदाय की स्मृति है, इसलिए इसे केवल डरावने पर्यटन स्थल के रूप में देखना गलत होगा। फिर भी इस जगह का दृश्य स्वाभाविक रूप से असहज करता है। सामान्यतः कब्रें जमीन के नीचे छिपी होती हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु खुले आकाश के नीचे चट्टानों पर दिखाई देती है। जंगल के बीच खड़े होकर ऊपर देखने पर ऐसा लगता है जैसे मृत लोग अब भी घाटी को देख रहे हों। कुछ ताबूत ऐसी ऊंचाई पर स्थित है जहां पहुंचने का पुराना रास्ता अब मौजूद नहीं है। इससे प्रश्न उठता है कि उन्हें वहां कैसे रखा गया था। क्या कभी चट्टान का आकार अलग था? क्या लकड़ी के मंच बनाए गए थे? या समुदाय के पर्वतारोहण कौशल को आधुनिक लोग कम समझते हैं? हर ताबूत अपने साथ ये प्रश्न लिए हवा में लटका हुआ है। सगाड़ा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वहां मृत्यु को छिपाया नहीं गया, उसे पहाड़ का हिस्सा बना दिया गया। जब हवा उन पुराने ताबूतों के आसपास से गुजरती है, तब यह स्थान किसी कब्रिस्तान से अधिक पूर्वजों की खामोश बस्ती जैसा महसूस होता है। नंबर 7, तायुन माउंटेन टेम्पल, खाई के ऊपर। चीन के तायुन पर्वत पर मौजूद यह मंदिर ऐसी जगह बनाया गया है जहां सामान्य व्यक्ति खड़े होने की कल्पना भी आसानी से नहीं कर सकता। समुद्र तल से लगभग 5249 फीट की ऊंचाई पर एक तीखी चट्टानी चोटी है। उसी सीमित स्थान पर मंदिर की संरचना चट्टान से चिपकी हुई दिखाई देती है। दोनों ओर गहरी खाइयां हैं और चलने के लिए कुछ संकरे रास्ते ही उपलब्ध हैं। इस मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग स्वयं एक परीक्षा है। कई स्थानों पर पत्थर की सीढ़ियां बेहद संकरी हैं। कुछ रास्तों पर दोनों तरफ खुला खाली स्थान दिखाई देता है। तेज हवा चलने पर शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है और बारिश के बाद पत्थर फिसलन भरे हो जाते हैं। नीचे घाटी इतनी गहरी दिखाई देती है कि कई यात्रियों के लिए आगे बढ़ना मानसिक रूप से कठिन हो जाता है। यह स्थान ताओवादी
साधकों द्वारा बाहरी दुनिया से अलग रहने और ध्यान करने के लिए चुना गया था। पर्वत की ऊंचाई, कठिन पहुंच और आसपास का एकांत उन्हें सामान्य सामाजिक जीवन से दूर रखता था, लेकिन यही कारण आज प्रश्न बन गया है। अगर साधना ही उद्देश्य था तो मंदिर को किसी सुरक्षित गुफा या चौड़ी छोटी पर भी बनाया जा सकता था। फिर इतनी खतरनाक और सीमित जगह क्यों चुनी गई? मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री को ऊपर पहुंचाना सबसे बड़ा रहस्य है। भारी लकड़ी, पत्थर, छत की टाइलें और अन्य निर्माण सामग्री को खड़ी चट्टानों से पार कराना पड़ा होगा। प्राचीन निर्माणकर्ताओं के पास आधुनिक हेलीकॉप्टर या मशीनें नहीं थीं। उन्हें रस्सियों, अस्थायी मंचों और मानवीय शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा होगा। एक सामान गिरने से न केवल वह नष्ट होता, बल्कि नीचे काम कर रहे लोगों की जान भी जा सकती थी। सदियों तक हवा, वर्षा, बर्फ और प्राकृतिक कटाव ने इस चोटी को कमजोर किया है। मंदिर पर लगातार पर्यटकों का दबाव भी बढ़ा। बहुत अधिक लोगों का एक साथ संकरे रास्तों पर चलना संरचना के लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण कुछ क्षेत्रों में प्रवेश सीमित किया गया है और खराब मौसम में रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर से नीचे देखने पर जंगल और घाटियां बादलों के बीच गायब होती दिखाई देती हैं। कभी-कभी घना कोहरा पूरे परिसर को ढक लेता है। उस समय आसपास की दुनिया दिखाई देना बंद हो जाती है और मंदिर मानो आकाश में अकेला तैर रहा हो। संभव है कि इसी अनुभव के लिए प्राचीन साधक यहां आते रहे हों। जमीन से कटे हुए उस स्थान पर मनुष्य को संसार अस्थायी और छोटा महसूस होता है, लेकिन आध्यात्मिक शांति के पीछे लगातार खतरा मौजूद रहता है। लकड़ी का पुराना हिस्सा कमजोर हो सकता है, पत्थर ढीला पड़ सकता है और हवा अचानक दिशा बदल सकती है। यहाँ एक छोटी असावधानी का सुधार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मंदिर की सुंदरता और उसके आसपास की खाई एक साथ दिखाई देती है। यह स्थान बताता है कि प्राचीन विश्वास लोगों से कितने असंभव कार्य करवा सकते थे। निर्माणकर्ताओं ने केवल एक मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने पहाड़ की ऐसी चोटी को बदल दिया जिसे प्रकृति ने शायद मनुष्य के लिए कभी सुरक्षित बनाया ही नहीं था। आज भी स्पष्ट नहीं है कि उस समय निर्माण की पूरी प्रक्रिया कैसी रही होगी। कोई विस्तृत अभिलेख नहीं बताता कि मजदूर कितने थे, कितने वर्षों तक काम चला और सामग्री किस मार्ग से लाई गई। तायुन पर्वत का मंदिर इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि उसका अस्तित्व स्वयं एक प्रश्न जैसा है। वह खाई के ऊपर खड़ा होकर मानो नीचे की दुनिया से पूछता है, आस्था मनुष्य को कितनी दूर तक ले जा सकती है। नंबर 8, वोजरोजदेनिया आइलैंड, जहर का द्वीप। मध्य एशिया में कभी विशाल अरल सागर के बीच मौजूद वोजरोजदेनिया द्वीप को बाहर से देखने पर एक सूखा और वीरान भूभाग समझा जा सकता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में यह सोवियत संघ के सबसे गुप्त जैविक हथियार परीक्षण क्षेत्रों में से एक था। यहां ऐसी बीमारियों और जीवाणुओं पर प्रयोग किए गए जिनका नाम सुनकर भी भय पैदा होता है। एंथ्रेक्स, प्लेग और चेचक। द्वीप को इसलिए चुना गया क्योंकि वह चारों तरफ पानी से घिरा था और घनी आबादी वाले इलाकों से दूर था। अधिकारियों का मानना था कि यहां छोड़े गए खतरनाक जैविक तत्व बाहर नहीं पहुंच पाएंगे। परीक्षणों के दौरान हजारों जानवरों को अलग अलग क्षेत्रों में बांधा जाता और हवा में जीवाणु छोड़े जाते। वैज्ञानिक दूर स्थित सुरक्षित केंद्रों से यह देखते थे कि संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है और उसका प्रभाव कितना घातक होता है, लेकिन प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं था। साल 1971 में चेचक से जुड़ा एक संक्रमण परीक्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। एक अनुसंधान जहाज पर मौजूद व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद बीमारी आसपास के लोगों तक पहुंची। कई लोग बीमार हुए, कुछ की मृत्यु हुई और बड़े स्तर पर आपात टीकाकरण अभियान चलाना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि द्वीप की सीमा उतनी सुरक्षित नहीं थी जितना वैज्ञानिकों ने माना था। सोवियत संघ के टूटने के बाद परीक्षण केंद्र छोड़ दिया गया। प्रयोगशालाएं, भंडारण क्षेत्र और सैन्य संरचनाएं वीरान हो गईं। सबसे बड़ा खतरा उन स्थानों से जुड़ा था
जहां एंथ्रेक्स से संबंधित पदार्थों को जमीन में दबाया गया था। बाद में कुछ क्षेत्रों को निष्क्रिय करने और साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि हर खतरनाक तत्व पूरी तरह समाप्त हो गया। समय के साथ अर्ल सागर तेजी से सिकुड़ता गया। जिस पानी ने कभी द्वीप को दुनिया से अलग रखा था वह पीछे हट गया। वज्रोज्डेनिया धीरे धीरे आसपास की जमीन से जुड़ गया। यह परिवर्तन बेहद चिंताजनक था, क्योंकि अब जंगली जानवर, लोग और हवा के साथ उड़ती धूल उन क्षेत्रों से गुजर सकती थी जिन्हें कभी जैविक हथियारों के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज पुरानी इमारतें टूट चुकी हैं, जंग लगे उपकरण, खाली प्रयोगशालाएं और वीरान सड़कें उस गुप्त कार्यक्रम के अवशेष हैं। लेकिन असली खतरा वह नहीं जो दिखाई देता है। सबसे बड़ा भय मिट्टी के नीचे छिपे उन सूक्ष्म जीवाणुओं से जुड़ा है जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। कुछ प्रकार के एंथ्रेक्स बीजाणु लंबे समय तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। यही संभावना इस स्थान को दशकों बाद भी भयावह बनाए रखती है। द्वीप पर किए गए सभी प्रयोगों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। कितनी मात्रा में खतरनाक पदार्थ इस्तेमाल हुए, कितने स्थानों पर उन्हें दबाया गया और कौन कौन से जीवाणु वास्तव में वहां मौजूद थे, इन सवालों के निश्चित उत्तर सीमित हैं। सोवियत गोपनीयता ने इस जगह के चारों ओर रहस्य की ऐसी परत बनाई जो आज भी पूरी तरह नहीं हट सकी। वज्रोज्डेनिया का नाम पुनर्जन्म से जुड़ा अर्थ रखता है, लेकिन यहां इतिहास ने इसे मृत्यु और संक्रमण का प्रतीक बना दिया। कभी पानी ने इसे दुनिया से छिपाया था, अब वही पानी गायब हो चुका है और उसके साथ इस खतरनाक अतीत की प्राकृतिक दीवार भी समाप्त हो गई। यह जगह इसलिए डरावनी नहीं कि वहां कोई दिखाई देने वाला दुश्मन मौजूद है। इसका भय उस संभावना में है कि जमीन के नीचे अब भी कुछ ऐसा सो रहा हो जिसे दशकों पहले इंसानों ने स्वयं बनाया था और जिसे जगाने के लिए केवल एक गलत खुदाई या उड़ती हुई धूल पर्याप्त हो सकती है। नंबर 9, स्केलेटन कोस्ट, नर्क का किनारा। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर एक ऐसा समुद्री तट फैला है जहां विशाल नामीब रेगिस्तान सीधे अटलांटिक महासागर से मिलता है। इस क्षेत्र को स्केलेटन कोस्ट कहा जाता है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस तट पर पुराने जहाजों के टूटे ढांचे, समुद्री जीवों की हड्डियां और अंतहीन रेत दिखाई देती है। यह जगह इतनी निर्जन और कठोर है कि पुराने नाविक इसे नर्क का द्वार कहा करते थे। अटलांटिक की ठंडी बेंगुएला धारा इस तट के पास घना कोहरा पैदा करती है। समुद्र से आने वाले जहाजों के लिए तट देख पाना कठिन हो जाता था। पानी के नीचे छिपी चट्टानें, तेज लहरें और बदलती रेत जहाजों को किनारे की ओर धकेल देती थीं। कई जहाज यहां टूट गए। कुछ के अवशेष आज भी समुद्र के पास दिखाई देते हैं, जबकि कुछ को आगे बढ़ते रेत के टीलों ने पूरी तरह घेर लिया है। इस तट की सबसे भयावह सच्चाई यह थी कि जहाज टूटने के बाद किनारे तक पहुंच जाना भी बचाव नहीं माना जाता था। समुद्र के पीछे सैकड़ों किलोमीटर तक पानीहीन रेगिस्तान फैला हुआ है। कोई बस्ती, सड़क या साफ पानी का स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं था। बचे हुए नाविक एक तरफ हिंसक समुद्र और दूसरी तरफ जलते रेगिस्तान के बीच फंस जाते थे। रेत के विशाल टीले समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इसी कारण कुछ पुराने जहाज आज समुद्र से काफी अंदर रेत में पड़े दिखाई देते हैं, मानो रेगिस्तान धीरे धीरे समुद्र की चीजों को निगल रहा हो। जंग लगे लोहे के ढांचे के आसपास कोई मानव गतिविधि नहीं होती, केवल हवा, रेत और समुद्री कोहरा उन पर लगातार काम करते रहते हैं। स्केलेटन कोस्ट में वन्य जीवन भी असामान्य परिस्थितियों में जीवित रहता है। यहाँ रेगिस्तानी हाथी, शेर, लकड़बग्घे और समुद्री सील जैसे जीव पाए जाते हैं। पानी की कमी के कारण प्रत्येक जीव को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इंसान के लिए यह वातावरण और भी कठिन है, क्योंकि बिना तैयारी के कुछ घंटों में निर्जलीकरण शुरू हो सकता है। इस क्षेत्र के कई भागों में स्वतंत्र यात्रा की अनुमति नहीं है।
कुछ स्थानों पर केवल विशेष अनुमति या प्रशिक्षित मार्गदर्शक के साथ प्रवेश किया जा सकता है। इसका कारण केवल दूरस्थ स्थिति नहीं, बल्कि खराब संचार, बदलता मौसम, रास्तों का अभाव और बचाव अभियान की कठिनाई है। वाहन रेत में फंस जाए या दिशा भटक जाए तो सहायता पहुंचने में बहुत समय लग सकता है। कोहरा इस जगह को और रहस्यमयी बना देता है। दिन के समय भी कुछ दूरी के बाद सब कुछ सफेद धुंध में गायब हो सकता है। लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन समुद्र साफ दिखाई नहीं देता। अचानक धुंध के भीतर किसी पुराने जहाज का काला ढांचा सामने आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी शताब्दी से निकलकर खड़ा हो गया हो। तट पर बिखरी हड्डियों ने भी इसके नाम को जन्म दिया। पुराने समय में यहाँ व्हेल और सील के अवशेष बड़ी संख्या में मिलते थे। इनके साथ मानव दुर्घटनाओं और जहाजों के ढांचे जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र एक खुले कब्रिस्तान जैसा प्रतीक बन गया। स्केलेटन कोस्ट की सबसे डरावनी बात उसका खालीपन है। यहाँ कोई दीवार, ताला या सैनिक नहीं रोकता। स्वयं प्रकृति प्रतिबंध बन जाती है। समुद्र वापस जाने नहीं देता, रेगिस्तान आगे बढ़ने नहीं देता और कोहरा दिशा पहचानने नहीं देता। इस तट पर खड़े होकर महसूस होता है कि सभ्यता कितनी दूर है। मोबाइल, सड़क, भोजन और पानी जैसी सामान्य चीजें अचानक जीवन और मृत्यु का अंतर बन जाती हैं। स्केलेटन कोस्ट आज भी उन जहाजों की जंग लगी हड्डियां संभाले हुए हैं जिन्हें कभी लगा था कि वे इस तट को पार कर लेंगे। लेकिन यहाँ समुद्र और रेगिस्तान के बीच जो प्रवेश करता है, उसके लिए बाहर निकलने का मार्ग हमेशा स्पष्ट नहीं होता। नंबर 10, हाशिमा आइलैंड, वीरान कंक्रीट शहर। जापान के नागासाकी तट से दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है। ऊंची समुद्री दीवारों और घनी कंक्रीट इमारतों के कारण इसका आकार युद्धपोत जैसा लगता है। इसी वजह से इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। इसका असली नाम हाशिमा है। आज यह द्वीप वीरान है, लेकिन कभी यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में शामिल था। द्वीप के नीचे समुद्र तल में कोयले की विशाल खदानें थीं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यहां हजारों मजदूर काम करते थे। सीमित भूमि पर अधिक लोगों को बसाने के लिए ऊंची कंक्रीट इमारतें बनाई गई। यहां अपार्टमेंट, विद्यालय, अस्पताल, दुकानें, मनोरंजन स्थल और सार्वजनिक स्नान घर मौजूद थे। समुद्र के बीच एक छोटा लेकिन पूर्ण औद्योगिक शहर खड़ा कर दिया गया था। हाशिमा का जीवन बाहर से आधुनिक दिखाई देता था, लेकिन खदानों में काम बेहद कठिन था। मजदूर समुद्र तल से हजारों फीट नीचे सुरंगों में उतरते थे। वहां गर्मी, नमी, जहरीली गैस और ढंसने का खतरा लगातार बना रहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरन मजदूरी से जुड़ा इसका इतिहास भी विवादित और पीड़ादायक है। अनेक कोरियाई और चीनी श्रमिकों को कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए लाया गया था। साल 1974 में जापान की ऊर्जा नीति कोयले से तेल की ओर बदलने लगी। खदान बंद करने का फैसला लिया गया और कुछ ही समय में पूरे द्वीप को खाली कर दिया गया। जिन इमारतों में हजारों लोग रहते थे, वे अचानक खामोश हो गईं। कक्षाओं में मेजें रह गईं, घरों में सामान छूट गया और गलियों में केवल समुद्री हवा चलने लगी। 5 दशकों से अधिक समय तक तूफानों, नमक और बारिश ने इमारतों को कमजोर किया। समुद्री नमक कंक्रीट के भीतर मौजूद लोहे तक पहुंचकर उसे जंग लगा देता है। कई छतें गिर चुकी हैं, दीवारों में बड़ी दरारें हैं और फर्श किसी भी समय धंस सकते हैं। इसी कारण द्वीप के अधिकतर हिस्सों में प्रवेश प्रतिबंधित है। पर्यटकों को केवल सुरक्षित घोषित सीमित मार्गों तक जाने की अनुमति मिलती है। वीरान इमारतों की खिड़कियां समुद्र की तरफ खुली हैं। अंदर अंधेरे गलियारे, टूटे दरवाजे और सड़ती सीढ़ियां दिखाई देती हैं। कभी जिन बालकनियों पर कपड़े सूखते थे, वहां अब पौधे उग रहे हैं। खेल के मैदान और स्कूल की इमारतें ऐसे लगती हैं जैसे लोग कुछ मिनट पहले ही चले गए हों, जबकि उन्हें छोड़े आधी सदी बीत चुकी है। द्वीप के नीचे मौजूद खदान सुरंगें अब पानी और जहरीली गैसों से भर चुकी हैं।
अवैध रूप से वहां उतरने की कोशिश लगभग आत्मघाती हो सकती है। किसी हिस्से का नक्शा अधूरा हो, सुरंग धंस जाए या गैस का स्तर बढ़ जाए तो वापस लौटना संभव नहीं होगा। समुद्र के नीचे फैली यह अंधेरी दुनिया आज भी द्वीप के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल है। हाशिमा के भीतर हजारों जीवनों की यादें कैद हैं। वहां जन्मे बच्चे, खदानों में काम करने वाले मजदूर और समुद्री दीवारों के भीतर रहने वाले परिवार अचानक इतिहास का हिस्सा बन गए। द्वीप का परित्याग इतना तेज था कि प्रकृति को पूरा शहर निगलने के लिए तैयार मिला। न के पीछे छिपे सवाल आज भी इंसानी जिज्ञासा को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद इसलिए नहीं होते कि उनके पीछे कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि अंदर मौजूद सच तक पहुंचना सुरक्षित नहीं होता।